आप सभी को नमस्ते। मैं बीके कोचिंग सेंटर डुमरिया नौगढ़। मैं आप सबको हाई स्कूल व इंटर की जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, मैं उसमें से 6 नंबर का जो प्रश्न आता है वृत्त सर्कल, मैं उससे संबंधित मैं आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। कई बच्चे ने कहा कि सर मुझे वृत्त नहीं समझ आता है, तो वृत्त से मैं यह प्रश्न बनाया हूँ। 6 नंबर का कन्फर्म है कि फंसेगा। हाई स्कूल और इंटर यानी 12वीं के बच्चे ध्यान दें, ये आपके सिलेबस में है। हाई स्कूल और इंटर में वृत्त सर्कल ये 6 नंबर है, और कक्षा 8वीं के चैप्टर में भी है वृत्त, और 7वीं के कक्षा में भी है, और 6वीं तक शायद है। तो ये 6 से लेकर इंटर तक सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगा यह वीडियो हमारा, वृत्त जिसको सर्कल कहते हैं। आइए वृत्त के बारे में आज सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वृत्त किसे कहते हैं यानी सर्कल क्या है, हम पहले आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं और वृत्त समझाते हैं। आप जानते हैं कि एक वृत्त का चित्र बना हुआ है जिसको हम वृत्त कहते हैं, लेकिन इसको परिभाषा के माध्यम से हम कैसे परिभाषित करेंगे कि यह वृत्त है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि परिभाषा, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वह वृत्त कहलाता है। ये एक बिंदु है वृत्त के अंदर जिसको हम केंद्र बोलते हैं। अब ये एक तल पे बना हुआ है और यह जो बिंदु है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। यही जो घिरा हुआ है इसी को हम कहते हैं वृत्त यानी घिरा हुआ आकृति। एक केंद्र को यानी मध्य यानी केंद्र से बिंदु जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, इसी को हम बोलते हैं वृत्त। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा दूरस्थ हो, यानी ये बिंदु से समदूरस्थ हो, कुछ दूरी पर हो, चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। अब आइए, वृत्त में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। 8, 9, 10 हम डेली क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका चैप्टर 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, और इंटर में भी आगे चल के है। और इनमें चैप्टर जो वृत्त आता है, इसमें अगर बच्चों से पूछा जाता है परिधि, चाप, जीवा, व्यास, केंद्र, त्रिज्या, स्पर्श रेखा, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, अगर ये सब पूछा जाता है तो बहुत से बच्चे जवाब ही नहीं देते। उनको पता ही नहीं है कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, परिधि क्या होती है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सब क्या है। बारीकी से आप सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनका अभी हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम आने वाला है। उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक पहुंच जाए, वो भी जो 6 नंबर आने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। देखिए बताते हैं। आइए, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है उसे वृत्त कहते हैं। तो मुझे आशा होगा कि वृत्त जान गए होंगे। यानी एक ये बिंदु है, इससे दूरस्थ ये जो घिरी हुई इस तरह से जो जिसको बोलते हैं हम परिधि बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। इससे जो घिरी हुई आकृति है इसी को हम वृत्त कहते हैं। अब आइए, इससे परिधि समझ गया, ये परिधि हो गया। जो चारों तरफ से घिरी हुई है ये परिधि हो गया। हमने यहाँ पे लिखा हुआ इसकी परिधि कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम प्रकार और पेंसिल में एक चाप लेते हैं, तो पेंसिल का नुकीला भाग और प्रकार जो नुकीला भाग है, जो ऐसे मान चाप लेते हैं, वो ये जो चाप होता है उसी को हम चाप बोलते हैं। यानी चाप लेके इसको घुमाते हैं वृत्त में, उसको चाप बोला जाता है। आगे है स्पर्श रेखा। ये वृत्त बना हुआ है, इसके बाहर अगर कोई एक रेखा है और इसको छूती हुई अगर जाती है, मध्य रेखा है और छूती हुई जाती है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसमें एक और है जिसको बोलते हैं त्रिज्या। ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक, यानी यहाँ तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखा होती है वह त्रिज्या कहलाती है।
वृत्त के केंद्र से और परिधि तक जो होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने चित्र के माध्यम से आप सबको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे है व्यास, जो त्रिज्या का दूना होता है, यानी इस परिधि से लेकर इस परिधि तक, और वो केंद्र से होकर जाता है, जो परिधि का ठीक दूना होता है। आप देख लीजिए इसमें जो है ये व्यास है, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास है और इस त्रिज्या का दूना है। आप देख लीजिए चित्र के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि व्यास वास्तव में दूना होता है चित्र के माध्यम से, और वैसे तो है ही। और यहाँ से हो गया, तो आप त्रिज्या समझ गए होंगे, ये व्यास समझ गए होंगे यहाँ से यहाँ तक। और एक और है इसके ऊपर देखिए जीवा, ये ना तो केंद्र से मतलब होता है ये परिधि पर ही होता है, यानी इस परिधि से लेकर इस परिधि तक एक जीवा होती है, इसको जीवा बोलते हैं। तो परिधि हो गया, चाप हो गया, जीवा हो गया, व्यास हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं अगले चित्र में। ये है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ये हमारा पूरा ये वृत्त है, हमने इसको आधे से कुछ भाग में मैंने इसको कलर कर रखा हुआ हूँ। इसमें जो है ये जितना कलर हुआ है इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ये है लघु वृत्तखंड, और ये जो बाकी है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। आगे जैसे एक और चित्र है नीचे, ये भी एक वृत्त है। ये वृत्त में भी ऐसे कुछ त्रिभुज की आकृति में कुछ घिरी हुई आकृति है, जिसे मैं सेट कर रखा हूँ इस तरह से। ये जो घिरी हुई आकृति है त्रिभुज में बना हुआ आकृति है, इसी को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, मतलब छोटा त्रिज्यखंड है। और ये जो है जो रंगा नहीं हुआ भाग, ये बड़ा वाला भाग, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये जो रंगा हुआ घिरा हुआ भाग है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड। ये परिधि हो गया, ये जीवा हो गया, ये व्यास हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको केंद्र बोलते हैं मध्य बिंदु को। ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया चाप। अब इनको हम सूत्र के माध्यम से, आइए हम यहाँ पे लिखे भी हैं कि वृत्त के सूत्र, कुछ वृत्तों के जो महत्वपूर्ण सूत्र है उन्हें हम जानते हैं, जिनमें हम आर से हम त्रिज्या को दर्शाते हैं, आर को हम त्रिज्या से दर्शाते हैं। आर बराबर त्रिज्या होता है, और डी बराबर व्यास होता है, और सी बराबर परिधि होती है, और यहाँ पे लिखा है पाई का मान 22/7 होता है, और कहीं कहीं हम दशमलव में पॉइंट में भी उसे यूज करते हैं, तो 3.14 होता है। आगे नेक्स्ट है व्यास बराबर, एक फार्मूला होता है, व्यास बराबर 2r, मतलब त्रिज्या का दूना व्यास होता है। आर को हम त्रिज्या कहते हैं, तो व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है। यहाँ पे भी मैंने बताया है, जो व्यास है ये पूरा व्यास है, और त्रिज्या ये छोटा इतना है, तो त्रिज्या का दूना व्यास होता है। और यहाँ पे सूत्र के माध्यम में भी देख लीजिए। आगे हम लिखे हैं त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, यानी व्यास बटे 2, यानी d/2, मतलब यहाँ पे देखिए व्यास है, इसकी आधी त्रिज्या आधी है। और यहाँ पे फार्मूले मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी d/2। आगे है परिधि, जो परिधि है जो पूरी घिरी हुई, इसको परिधि बोलते हैं। ये जो पूरा हुआ है चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि का सूत्र अगर बोलेंगे तो 2πr। नीचे है वृत्त का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल कोई पूछे, कुछ एरिया, पूरे इस वृत्त का कोई अगर एरिया निकालने को कहे, तो यहाँ पे आप वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² फार्मूले का यूज करेंगे, πr², वृत्त का क्षेत्रफल। आगे है अर्धवृत्त का परिमाप, मान लीजिए ये आधा वृत्त है, ये अर्धवृत्त है या तो हम बना देते हैं, ये अर्धवृत्त, मान लीजिए आधा वृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है बच्चा, वो 2πr + 2r होता है। अर्धवृत्त का परिमाप 2πr + 2r होता है, अर्धवृत्त का परिमाप। यहाँ आगे देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर इसका कोई क्षेत्रफल निकालने को कहे आधे वाले भाग का, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2πr², 1/2πr²।
अब आ जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्र यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे त्रिज्य खंड है, तो लघु का या दीर्घ का। पहले अगर सिर्फ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश रख इस पे रख के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर आगे है अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का अगर परिधि पूछे, इस अर्धवृत्त का अगर परिधि का मान ज्ञात करना पड़ेगी अगर इसका बस, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे पाई आर प्लस 2r। पाई आर, देखिए ये अर्धवृत्त का है और ये भी अर्धवृत्त का ही परिमाप है। अर्धवृत्त का परिमाप है, ये भी अर्धवृत्त, ये वृत्त की परिधि है, सॉरी ये परिमाप है, ये परिधि है। आगे है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड ये वाला, इसका घिरा हुआ जो है, इसका जो है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। और इसमें आप मान रखेंगे, लघु त्रिज्य खंड अगर निकालना का होगा तो इसी में मान रखेंगे, आप मान निकल जाएगा। आगे है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 360 अंश माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें आप मान रखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आपका मान निकल के आ जाएगा। आगे है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे 300 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल रख देंगे, इसमें मान आपका लघु वृत्त खंड का मान निकल के आ जाएगा। आगे है दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, ये है पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये आपका हमने यहाँ पे रखा हुआ है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, अगर इसको आप निकाल देते हैं तो आपका दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। ये सारी जानकारी आपके वृत्त से संबंधित था। अब इसमें हमको लगता है सारे बिंदु को मैंने बता रखा है, वृत्त में क्या क्या होता है सब आपको बता चुके वीडियो के माध्यम से। अब इसमें का जो भी अगर छूटा है, इसमें जो सवालें हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे इसमें की सवालें कैसे आती हैं। अगर इसमें से अगर आपको कुछ न समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आगे से वीडियो में ध्यान देते रहे कि उसी पॉइंट छूटा है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज कवर करेंगे। और इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो हम आगे आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको हम बता देते हैं, आप इसे मैसेज करके 63 88 29 36 32 है, आप इस पे मैसेज करके मुझे इसका पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं। वृत्त संबंधित जो भी है, जिसकी परिभाषा हो, सूत्र हो, और इस वीडियो को अगर आपको न समझ आता हो थोड़ा जूम करके बड़ा करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे, आवाज अगर कम हो थोड़ा सा आवाज बढ़ा सकते हैं, इसका आप ले सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको और इस तरह का वीडियो देते रहें। इसमें से 6 नंबर उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका पेपर होने वाला है हाई स्कूल और इंटर का, तो उन बच्चों तक ये वीडियो मेरा पहुंचाएं। आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय दोस्तों।